अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि मूल संविधान में कुल मिलाकर 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, और इसी तरह जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं का वर्णन किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो उसी प्रावधान के तहत 19 में से भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इसमें भी वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। कई बार यह प्रश्न बन जाता है कि अनुच्छेद 19 में 2010 में सेकंड ग्रेड में यह क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, तो आपको लिखना है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया। इनको अपन 3-3 के पार्ट में 2 हिस्सों में याद कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, अपन उसको सरल तरीके से देखेंगे। आदमी को सबसे पहले कहीं ना कहीं बोलने का अधिकार चाहिए। सबसे पहले आपको वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार चाहिए। जब आप बोलने का अधिकार आपको मिलेगा, तो जब बोलने का अधिकार आपको मिल गया तो फिर आप क्या करोगे, इकट्ठे होकर कोई सम्मेलन कर पाओगे। सम्मेलन करने के पश्चात आपको उस सम्मेलन के तहत एक संघ बनाने का अधिकार आ जाएगा। तो ये 3 जुड़े हुए अधिकार हो गए। सबसे पहले बोलने का अधिकार, दूसरा बोलने के पश्चात आप सम्मेलन कर पाओगे, सम्मेलन कर पाओगे तो आप संघ बना पाओगे। तो यानी अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) में ये स्वतंत्रताओं का वर्णन है। पहले में अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19(1) का ए, ये सभी अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19(1) ए में वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) बी के अंदर शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार, और अनुच्छेद 19(1) सी के अंदर समूह या संघ बनाने का अधिकार। फिर आ जाता है डी, अनुच्छेद 19(1) डी के बाद में ई और जी, एफ को निश्चित कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो इन तीनों को भी अपन जोड़ सकते हैं। डी के अंदर पूरे भारत में मुक्त आवागमन का अधिकार मिलता है। अब जब आपको पूरे भारत में आवागमन का अधिकार मिलेगा तो कोई जगह आपको पसंद आएगी तो आप वहां बसने का मूड करेगा, तो आपको वहां पर बसने का अधिकार है। यह अधिकार है 19(1) ई के अंदर, यानी भारत के किसी भाग में आप बस सकते हो, वहां रह सकते हो। और जब आप वहां बसोगे तो आप वहां संपत्ति खरीदने का आपको मन करेगा। तो आप किसी भी एक भाग में, पहले जो 19(f) था वो संपत्ति खरीदने का अधिकार था, जिसको वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। और अब वर्तमान के अंदर उसके पश्चात जब आप संपत्ति खरीद लोगे, वहां रहने लग जाओगे, तो फिर आपको वहां पर व्यापार और वृत्ति का मन करेगा। तो अनुच्छेद 19(1) के जो जी है उसके अंदर आपको वहां पर व्यापार और वृत्ति का अधिकार है। तो इसको अगर एक बार पुनः क्रम से देखें, अनुच्छेद 19(1) ए में आपको वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, बी के अंदर आपको सम्मेलन करने का अधिकार है बिना हथियार शांतिपूर्ण तरीके से, सी के अंदर आपको संघ बनाने का अधिकार है, डी के अंदर आप भारत में कहीं आवागमन कर सकते हैं मुक्त रूप से, ई के अंदर आप वहां को बस जाने का अधिकार है, और जी के अंदर कोई भी व्यापार और वृत्ति करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से 6 स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई है। सूचना का जो अधिकार है वो वाक और अभिव्यक्ति में ही शामिल होता है कि आप सूचना दे सकते हो, और यह 19(1) ए के अंदर शामिल माना जाता है। PUCL यानी पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी बनाम भारत सरकार 2003 के अंदर न्यायपालिका द्वारा ये सूचना का अधिकार 19(1) ए में शामिल किया गया। इसी के साथ संपत्ति का अधिकार जो 19(1) में था उसको, जैसे मैंने आपको कहा, 44वें संशोधन द्वारा हटाकर 300(a) में यानी को कानूनन अधिकार बना दिया गया। पिछले वीडियो में मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर कानूनी अधिकार क्यों कहा जाता है, इनको संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, संविधान में कहीं भी वर्णित है, चाहे वो मूल अधिकार में वर्णित है, चाहे संविधान के किसी भी हिस्से में वर्णित है, वो सभी संवैधानिक अधिकार ही माने जाते हैं। लेकिन मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर यह है कि मूल अधिकारों में जो अधिकार वर्णित है
उसके विरुद्ध में यदि राज्य उनमें कोई कमी बेशी करता है या उनमें कोई अतिक्रमण करता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि कानूनी अधिकार जो कि संसद द्वारा बनाए गए समय समय पर कानून होते हैं तो उसके अंदर अपन न्यायालय में नहीं जा सकते। मूल अधिकारों में यदि कुछ बदलाव करना है तो उसमें संवैधानिक संशोधन जरूरी होता है, जबकि कानूनी अधिकार के अंदर संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है। संसद उन्हें साधारण बहुमत से बदल सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कानूनी अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो वाक और अभिव्यक्ति है उसके ऊपर संसद कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, यानी ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यह सापेक्ष अधिकार है। किसी दूसरी चीज के ऊपर यदि समाज का भला हो रहा है जहां पर या एक समूह का भला हो रहा है तो 19(1) यानी वाक और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या कुछ सीमाएं आरोपित की जा सकती है, जिनमें मान लीजिए भारत की एकता और अखंडता कहीं प्रभावित हो रही हो, या फिर राज्य की कोई सुरक्षा प्रभावित हो रही हो, या विदेशी राज्यों से कोई मित्रतापूर्ण संबंध प्रभावित हो रहे हो, या फिर लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, न्यायपालिका की कोई अवमानना या कोई मानहानि, या कोई किसी का भाषण या अभिव्यक्ति कोई अपराध को बढ़ावा देती है, तो वहां पर इन पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 33 में एक बात कही गई है कि संसद सशस्त्र बल, पुलिस या सूचना संबंधी जो संगठन होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि हम मानते हैं कि इनको सबको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इन संगठनों पर जो सशस्त्र बल वाले होते हैं, क्योंकि उनमें अनुशासन रखना पड़ता है, और अनुशासन रखने के लिए अगर सेना में अनुशासन नहीं होगा, सशस्त्र बलों में अनुशासन नहीं होगा, वो चाहे जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे तो वो सेना के जो नियम उनके विरुद्ध होगा। इसलिए संसद अनुच्छेद 33 के तहत इस अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगा सकती है। इन प्रतिबंध पर कुछ तार्किक आधार होते हैं जिनकी अपन ने बात कर ली कि ये समुदाय और व्यक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की वजह से समुदाय का कहीं पर कोई नुकसान हो रहा है तो 19(1) पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसमें दो प्रकार की चीजें देखी जा सकती है। उसमें पहली है तत्वात्मक प्रतिबंध और दूसरी है प्रक्रियात्मक प्रतिबंध। तात्विक प्रतिबंध का मतलब यह होता है कि जहां पर समाज का नुकसान हो रहा है, समाज या समूह का नुकसान हो रहा है, या एक से ज्यादा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, या खुद व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, तो वहां तात्विक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और एक है प्रक्रियात्मक प्रतिबंध, तो प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी नियमों में उल्लेख करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के अंदर 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, और ये भारत में प्रेस को सेंसर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी प्रेस को खुला 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति में इसकी स्वतंत्रता को माना गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 301 में आपस में क्या संबंध है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 301 के अंदर भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन बिना रोक टोक होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है, और वही प्रावधान 19 में भी किया गया है। तो व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो 301 में है, तो यानी मूल अधिकार से बाहर एकमात्र अधिकार 301 है जिसके आधार पर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 32 का उपयोग किया जा सकता है। कई बार यह प्रश्न बन जाता है कि मूल अधिकार से बाहर ऐसा कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के उपयोग करने के लिए जिस पर उपयोग किया जा सकता है, तो वो है अनुच्छेद 301। ये याद रखें आप। अनुच्छेद 302 के अंदर यह प्रावधान है व्यापार, वाणिज्य, समागम पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। चूंकि संपत्ति के अधिकार को 301 के अंदर डाला गया तो उसी से संबंधित प्रावधान यहां भी किए गए हैं। और 303 के अंदर संसद की जो है वो संघ है और राज्य की विधायी शक्तियां, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 304 पर राज्यों के बीच भी व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है यहां जब ये चीजें लिखी हुई है तो वहां पर 19(1)(a) के तहत भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां जब हम 356 पढ़ेंगे तब विस्तृत बात करेंगे, लेकिन फिर भी
यहां अनुच्छेद 358 और 59 को बातचीत करना जरूरी है। आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधारों पर, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ध्यान रखें, युद्ध मतलब भारत खुद युद्ध में आगे चलाकर सम्मिलित हो रहा हो, बाहरी आक्रमण कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर रहा हो, और तीसरा भारत के अंदर या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र विद्रोह हो गया। 3 आधार पर आपातकाल लगता है। तो पहले जो 2 आपात आधार है, स्वयं भारत किसी युद्ध में शामिल हो रहा हो, दूसरा बाहरी देश कोई आक्रमण कर रहा हो, तो इन 2 आधारों पर यदि आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 368 में ये लिखा गया है कि इन 2 आधारों पर आपातकाल लागू होते ही जो अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है। ध्यान रखें, केवल 2 आधारों पर, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर यदि आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, तो अनुच्छेद 358 में लिखा गया है कि स्वतः ही अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाएगा। जबकि जो तीसरा आधार है, जो सशस्त्र विद्रोह है, अगर उसके आधार पर 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो 359 में यह लिखा गया है कि 19 है वो स्वतः निलंबन नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे, अगर उसे लगे कि यहां एक भाग में या संपूर्ण भारत में इसको निलंबन करने की जरूरत है, तो वो अनुच्छेद 359 के तहत उसका निलंबन कर सकता है। स्वतः उसका निलंबन नहीं होगा, और जैसे ही आपातकाल हटेगा ये स्वतः ही वापस सक्रिय हो जाते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 19 का और आपातकाल का आपस में संबंध। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की, जिसके अंदर संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। इसको सरल भाषा में यदि हम समझे तो किसी भी व्यक्ति को तब तक उसको मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसको दोष उसका सिद्ध नहीं हो गया, और दूसरी बात, जब तक उसका दोष सिद्ध हो जाए तब तक उसको संरक्षण मिलेगा, यानी उसको वकील होगा, वकील से परामर्श का अधिकार होगा, उसको कारण बताया जाएगा कि उसको किस प्रकार से क्यों पकड़ा गया है, और उसको 24 घंटे से ज्यादा उसको रखा भी नहीं जा सकता जेल के अंदर, उसको न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा, और जब न्यायालय कहेगा कि इसको रखा जा सकता है तो ही उसको जेल में रखा जा सकता है, अन्यथा उसको जमानत पर रिहा करना पड़ेगा। तो भारत के अंदर अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 में एक बात कही जाती है, वो है अनुच्छेद 20(1) के अंदर कि किसी व्यक्ति को उतनी मात्रा में दंड दिया जा सकता है जितनी मात्रा में उसने अपराध किया। ऐसा नहीं अपराध चोरी का है उस हिसाब से उसको 100 रुपए का दंड लगाया जा सकता है, या उसको 1 महीने की कैद दी जा सकती है, तो ऐसा नहीं उसको 7 साल या आजीवन कारावास दे दिया। तो यानी जितना दंड का अपराध की मात्रा, उसी मात्रा में उसको दंड दिया जा सकता है। दूसरी चीज है अनुच्छेद 20(2) के अंदर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। यहां 2 बार दंड देने का मतलब न्यायपालिका के दंड देने से, ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक दंड और न्यायपालिका दोनों का दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए किसी ने सरकारी नौकरी में कोई बहुत बड़ा गबन कर दिया है, तो उसको नौकरी से भी हटाया जा सकता है, उसको न्यायालय में केस चलाकर उसको अपराध की जेल भी दी जा सकती है, और उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये दोनों अलग अलग दंड माने जाएंगे, ये एक प्रकार का दंड नहीं माना जाएगा, लेकिन न्यायपालिका एक ही प्रकार का दंड दे सकती है एक अपराध के लिए, उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। ये अनुच्छेद 20(2) के अंदर लिखा गया है, और अनुच्छेद 20(3) के अंदर यह लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता डरा धमकाकर। अनुच्छेद 20 से संबंधित कुछ वाद है जिनकी अपन बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद है, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट और लिखावट को किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा, ये बात उसमें कही गई। और दस्तगीर बनाम मद्रासवाद के अंदर न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 की, जिसमें जीवन के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान किया गया है, और उसके अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, यानी न्यायपालिका या विधि या सरकार किसी भी व्यक्ति के जीवन का हनन नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? मनमाने तरीके से नहीं करेगी। और अगर उसका जीवन लिया जाता है तो उसको विधि की प्रक्रिया के तहत, उचित प्रक्रिया के तहत उसका जीवन लिया जा सकता है। जैसे कोई अपराध करता है,
उसको फांसी की सजा होती है, तो उसको निचली अदालत से लेकर ऊपर तक जाने का अधिकार होता है, अपील करने का अधिकार होता है, राष्ट्रपति से अपील करने का अधिकार होता है, क्यूरी पिटीशन लगाने का अधिकार होता है, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था। और यानी प्रत्येक व्यक्ति को वो पूर्ण रूप से कानूनन अधिकार प्राप्त होते हैं जो उनको जीवन जीने के अधिकार में मिले हुए। ये मूल अधिकार का हिस्सा है। इसी वजह से निर्भया कांड के अंदर 7 साल बाद में चारों गुनहगारों को फांसी हुई थी। इसके अलावा अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। ज्ञानकोरवाद, उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानकोरवाद में जीवन के अधिकार में आत्महत्या शामिल नहीं है। यानी यह कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि जीवन मेरा है तो मैं तो आत्महत्या करूंगा, नहीं, वो अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और एक विशेष बात, जीवन का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है वह है व्यवस्थापिका के प्रति है, कार्यपालिका के प्रति है, वो विधायिका के प्रति नहीं है। यानी विधायिका कोई कानून बना सकती है, उसके विरुद्ध में आप नहीं जा सकते, लेकिन कार्यपालिका के विरुद्ध में ही आपको अधिकार प्राप्त है। विभिन्न वाद के अंदर जैसे एमडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, जिसमें हेबियस कॉर्पस वाद यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार पर बात की गई थी। इसके अंदर वर्ष 1950 में यह वाद आया था, एमडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद, जिसके अंदर न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि न्यायालय केवल कानून में क्या लिखा हुआ है यह देखेगा और केवल यह देखेगा कि कानून उचित प्रक्रिया द्वारा बना हुआ है नहीं। यानी संसद के दोनों सदनों में उचित प्रकार से उसको रखा गया, दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, साइन हुआ, यानी सही तरीके से कानून बना हुआ है। एक तो ये चीज देखेगा। दूसरा, जो अपराध का दंड दिया गया है या जो प्रयोग किया है जिस कानून को, क्या वो कानून में परिभाषा जो लिखी गई है उसके अनुसार किया गया। ये विधि की स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित कर दी है उसी के अनुसार न्यायपालिका निर्णय करेगी। उसके बाद में मेनका गांधी केस आया 1978 में, उसमें विधि की उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि विधि की स्थापित प्रक्रिया में विधि की उचित प्रक्रिया शामिल है। यानी अब जो अमेरिका से थीम ली गई उसमें यह कहा गया कि केवल विधि को यह नहीं देखा जाएगा कि वो उचित प्रकार से बनी हुई है या नहीं, ये भी देखा जाएगा कि विधि उचित है या नहीं, वो लोगों के लिए कोई फायदेमंद है या नहीं, कहीं वो लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। तो न्यायपालिका विधि स्थापित तरीके से यानी उचित तरीके से बनी हुई है, नियमों के तहत बनी हुई है, जो निर्णय किया गया वो विधि में लिखा हुआ उसके अनुसार किया गया, और साथ में ये भी देखेगी जो विधि बनेगी तब विधि उचित है या नहीं है। अगर विधि आज के हिसाब से काम की नहीं है तो वो विधि को शून्य घोषित कर देगा। यानी विधि मनमानी और भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं होनी चाहिए कि किसी के पक्ष के लिए बनाई गई हो और किसी बाकी लोगों के लिए विपक्ष में बन गई हो। तो इस प्रकार से जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 आपस में अंतर संबंधित अधिकार है। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि जीवन जीने के अधिकार में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। गरिमामय का मतलब हो गया कि व्यक्ति जब जीवन जीवे तो वो परेशान होकर जीवन नहीं जीवे, उसका अपना गरिमा बनी रहे, उसका अपना जमीर रहे। जैसे कि हम जी रहे हैं तो ऐसे नहीं कि हम गंदगी में जी रहे हैं, हमें स्वच्छ हवा का अधिकार है, हमें प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, हमें विद्युत का अधिकार है। ये सभी जीवन जीने के अधिकार में शामिल होते हैं। हमें आजीविका अधिकार है, ऐसा नहीं हम भूखे मर रहे हैं। हमें विधिक सहायता का अधिकार है। तो कुछ वाद की अपन बात कर लेते हैं जो जीवन के अधिकार में शामिल है। उसमें हुसैन आरा केस में विधिक सहायता का अधिकार की बात की गई थी, नरेंद्र कुमार केस में आजीविका के अधिकार की बात की गई थी, गोविंद बनाम राज्य केस में गोपनीयता के अधिकार की बात की गई थी। यानी व्यक्ति का अपना निजी जीवन गोपनीय रह सकता है, उसको जबरदस्ती किसी चीज के लिए पूछा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र राज्य केस के अंदर कार्य करने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। शेर सिंह केस और हुसैन आरा केस में त्वरित सुनवाई का अधिकार किया गया। यदि आपकी किसी केस में जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप न्यायालय में आगे अपील कर सकते हैं। बदेश केस में शुद्ध और प्रदूषण मुक्त पानी के अधिकार की बात की गई। मुरली देवड़ा वाद में शुद्ध और प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार की बात की गई। विशाखा केस में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध
अधिकार दिया गया। पंजाब बनाम मोहिंदर केस में स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया। एमसी मेहता केस में शुद्ध पर्यावरण के अधिकार की बात की गई। मोहनी जैन केस में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। सतवंत सिंह केस में विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया। निकिता केस में गर्भ में पल रहे बच्चे का उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। और बाबा रामदेव केस में नींद लेने के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। इसके अलावा भी इस केस में और समय समय पर न्यायपालिका जीवन जीने के अधिकार में गरिमामय चीजों को शामिल करती रहती है। एक ज्ञानकोरवाद में आत्महत्या के अधिकार की बात चली थी, जैसे मैंने पहले कहा था कि आत्महत्या को जीवन के अधिकार से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद में संथारा, जो जैन मुनियों में संथारा करके यानी अन्न पानी त्याग करके वो जो मृत्यु लेते, उसको भी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी सुनवाई हुई तो उस पर रोक लगा दी गई और यह कहा गया कि यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में संथारा है वो जैन धर्म का अंग नहीं है, इसलिए संथारा प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और उसके आधार पर आप अपने जीवन को नहीं छीन सकते। इसी के तहत अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में जे.एस. खेर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय खंडपीठ ने निजता के अधिकार की बात की और उसको मूल अधिकार में शामिल करते हुए जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया। अब बात करते थे अंतिम अधिकार, जो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 की बात कर लेते हैं। उसमें अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है, यानी किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको कारण बताना जरूरी है। वो अपने वकील से विधिक सहायता ले सकता है और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी लाने ले जाने का समय अतिरिक्त है, उसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है, ताकि उसको ये कारण बताया जा सके कि आपको इस कारण आपको रखा गया हिरासत में। और यदि न्यायालय ये कहता है कि इसकी हिरासत अवैध है तो उसको फिर रिलीज करना पड़ता है। इसके अलावा अनुच्छेद 22(4) से अनुच्छेद 22(7) तक निवारक निरोध बंदी जो व्यक्ति होती है, यानी कभी कभी निवारक निरोध का अर्थ है बिना कारण के, बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के व्यक्ति को आगे जब उससे कोई खतरा नजर आता है कि भविष्य में ये अपराध नहीं कर दे, तो उनको निवारक निरोध बंदी कानून के तहत बंदी बनाया जा सकता है। तो उसके तहत वो 22(4) से 22(7) तक इसकी बात की गई है। तो उसमें कुछ प्रावधान की बात की गई है कि यदि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या समुदाय की आवश्यक सेवा बनाने के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंदर बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें 3 प्रकार की चीजें हैं। पहला है किसी व्यक्ति को 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है निवारक नजरबंदी के आधार पर। 3 महीने से अधिक भी नजरबंदी में रखा जा सकता है। और इसके अलावा संसद को यह शक्ति है कि वह किसी व्यक्ति को अधिकतम समय के लिए निवारक निरोध नजरबंदी में रखने के लिए अलग से कानून भी बना सकती है। सबसे पहले 3 महीने के लिए बनाने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबंदी में रखना है निवारक निरोध कानून के तहत, तो सबसे पहले उसे एक समिति के समक्ष पेश करना होगा, जिसका चेयरमैन उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा। और अगर वो कह देगा कि इसको रखा जा सकता है तो उसको फिर 3 महीने के लिए रखा जा सकता है। हालांकि व्यक्ति को कारण पूछा जाएगा, अगर वो उचित कारण प्रस्तुत कर देता है कि मुझे इसके लिए नहीं रखा जाए, तो उसको छोड़ा भी जा सकता है और उसको उस 3 महीने के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार भी है। लेकिन यदि सार्वजनिक हित के विरुद्ध है कि उसे कारण नहीं बताना है, तो उसको कारण नहीं भी बताया जा सकता है। ऐसा भी प्रावधान ऐसा किया गया। 3 महीने से ज्यादा के लिए फिर संसद कानून बना सकती है, जो विधानसभा भी बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है। और शांति काल में भी निवारक निरोध कानून का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। सबसे पहला, जब भारत गुलाम था तो बंगाल अधिनियम 1818 में बनाया गया था। फिर भारत रक्षा कानून 1939 में बनाया गया था, जो बाद में भी लागू था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। 1950 के अंदर पहला निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था, वो 1950 में बना था। 1971 में इंदिरा गांधी ने मीसा बनाया। मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
जो बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1978 में। मीसा का अर्थ है जब 1975 के अंदर 1974-75 के आसपास में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों ने और मजदूरों ने हड़ताल की थी और जयप्रकाश नारायण ने यह कहा था कि सरकार की बात नहीं सुननी है, पुलिस की व्यवस्था को नहीं मानना है, तो उस समय ये मीसा कानून काम आया था। और ये मीसा कानून 1971 में बन गया था जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया गया था और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अलावा कोफेपोसा कंजर्वेशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 जो अभी भी चल रहा है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना था, वो भी चल रहा है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसोसिएशनल कमोडिटीज एक्ट 1980 में ये भी बनाया था। नीचे सभी निवारक या नजरबंदी से संबंधित कानून है। टाडा बना था 1985 में, जिसको 1995 में समाप्त कर दिया गया था। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज ये टाडा था। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलिक्टिक ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्लोट्रिक सबस्टेंस एक्ट 1988 में बना था, वो भी अभी लागू है। और इसके अलावा पोटो बना था 2002 में। पोटो का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको 2005 में समाप्त कर दिया गया और 2002 में समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में 2005 में नया आतंकवादी निरोध कानून बन गया। तो इस प्रकार से यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक रहा। मैंने इसको धारा प्रवाह में आपको पढ़ाया ताकि समय आपका ज्यादा खराब नहीं हो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।